गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग घरों में सुरक्षित होंगे, अपना और अपने परिवार के लोगों का ध्यान रख रहे होंगे और सरकार के द्वारा दी गई कोरोना की गाइडलाइंस का पालन कर रहे होंगे आप सभी लोग। हम लोग ज्योग्राफी का एक वीडियो देख चुके थे और हम लोगों ने पंचप्रयाग सीख लिया था। क्या सीख लिया था? पंचप्रयाग हम लोगों ने सीख लिया था। और पंचप्रयाग में आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले आपका पंचप्रयाग में था विष्णु प्रयाग, उसके बाद आपका था नंद प्रयाग, उसके बाद आपका था कर्ण प्रयाग, फिर रुद्र प्रयाग, और फिर देव प्रयाग। कौन सा प्रयाग था? देव प्रयाग। रुक जाइए जरा, बोर्ड चलने में दिक्कत दे रहा है। लास्ट में हमारा आता है देव प्रयाग। देव प्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। यहीं से इस नदी का नाम पड़ता है गंगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र। क्या पढ़ेंगे? गंगा नदी तंत्र। स्वागत है आपका आपके ऑनलाइन यूट्यूब चैनल SRM एजुकेट एक पहल प्रयास से सफलता पर। मैं राजीव मिश्रा, आपका दोस्त, आपका साथी, आपके सामने हाजिर हूँ। जल्दी से एक बार वीडियो को सभी लोग शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गंगा नदी तंत्र। क्या पढ़ेंगे? गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और दोस्तों, आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि जैसा कि आपको पता है, कोरोना वैश्विक महामारी में ऑक्सीजन की कमी के कारण बहुत सारी जानें गईं। तो क्या इससे ये नहीं तय होता है कि जब हम लोग वायु को देवता क्यों कहा करते थे? पश्चिमी देश वाले जो हम लोगों को हमेशा पीछे दिखाते रहे, टेक्नोलॉजी में हमेशा पीछे दिखाते रहे कि भारत हमेशा पीछे है, और बाद में कहीं ना कहीं वो भारत के पीछे ही चलते हैं। तो वायु को देवता हम लोग इसी वजह से कहते थे क्योंकि बिना वायु के जो ऑक्सीजन हमें मिलती है, बिना वायु के हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। इसीलिए हम लोग वायु को देवता कहा करते थे। और आने वाले समय में ये पता चल जाएगा कि गंगा को हम माँ क्यों कहते हैं। आने वाले समय में ये भी पता चलने वाला है दुनिया को कि हम गंगा को माँ क्यों कहते हैं। ये हमारा ही देश है, ये एकमात्र हमारी ही ऐसी संस्कृति है जिसमें निर्जीव चीजों को भी हम लोग माँ का दर्जा दिया, हम लोगों ने पिता का दर्जा दिया, हम लोगों ने पहाड़ की हम लोग पूजा करते हैं। तो ये हमारी ही संस्कृति है और आने वाले विश्व को ये चीजें बहुत जल्द पता चलने वाली हैं। चलिए, तो आज हम लोग शुरू करते हैं गंगा नदी तंत्र। और गंगा नदी तंत्र में हम लोग गंगा नदी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले गंगा नदी का मैप देखेंगे कि गंगा नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है, कहां-कहां पे होती है, कितनी लंबाई है, किस राज्य में कितनी लंबाई है, क्या है, ये सब हम लोग देखेंगे गंगा नदी के बारे में। उसके बाद गंगा का विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे एक-एक नदियों के बारे में। चलिए, तो सबसे पहले शुरू करते हैं गंगा नदी तंत्र में गंगा नदी के बारे में। तो गंगा नदी आपको पता है, गंगा नदी कहां बनती है? गंगा नदी भागीरथी और अलकनंदा के संगम से जिस नई नदी का निर्माण होता है उस नदी का नाम है क्या? गंगा। किस किस नदियों के संगम से बनती है? तो भागीरथी और अलकनंदा के निर्माण से गंगा नदी का उद्गम होता है। वैसे गंगा नदी का उद्गम माना जाता है गंगोत्री से। कहां से? गंगोत्री से। लेकिन गंगोत्री से जो हमारी नदी निकलती है उस नदी का नाम है भागीरथी। क्या नाम है? भागीरथी। सबसे पहले देखते हैं कि ये कितने देशों में प्रवाहित होती है। कितने देशों में प्रवाहित होती है ये? तो केवल 2 देशों में प्रवाहित होती है, भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश, इन 2 देशों में ये नदी प्रवाहित होती है, भारत में और बांग्लादेश में। भारत के 5 राज्यों में गंगा नदी प्रवाहित होती है। रुकिए, इसको थोड़ा ऊपर कर दें।
भारत के 5 राज्यों में गंगा नदी प्रवाहित होती है। कितने राज्यों में? 5 राज्यों में। तो गंगा नदी कितने देशों में पहली? 2 देशों में। कितने देश हैं? 2। कौन कौन से? भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश, इन 2 देशों में हमारी गंगा नदी प्रवाहित होती है। यही याद करते हुए चलिए, नोट्स वगैरह कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं आपको याद कराता जाऊंगा। बस ध्यान से सुनते रहिएगा, केवल और केवल ध्यान से सुनते जाइएगा। अब भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है गंगा नदी? तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्य हैं इस प्रकार से, जिसमें पहला है आपका उत्तराखंड। पहला आपका उत्तराखंड है, उत्तराखंड। दूसरा आपका उत्तर प्रदेश है, दूसरा आपका उत्तर प्रदेश है। तीसरा राज्य आपका है उत्तर प्रदेश के बाद बिहार। बिहार के बाद चौथा राज्य है आपका झारखंड। झारखंड, झारखंड के बाद 5वां राज्य है इसका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। इन 5 राज्यों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है। कितने राज्यों में गंगा नदी प्रवाहित होती है? 5 राज्यों में। कौन कौन से 5 राज्य हैं? तो कितने राज्यों में गंगा नदी प्रवाहित होती है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। इन 5 राज्यों में हमारी गंगा नदी प्रवाहित होती है। पश्चिम बंगाल के बाद गंगा नदी कहां चली जाती है? पश्चिम बंगाल के बाद गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवाहित हो जाती है। अब अगर पूछा जाए इसमें सबसे ज्यादा किस राज्य में प्रवाहित होती है और सबसे कम किस राज्य में प्रवाहित होती है, तो सबसे अगर कम पूछा जाए तो सबसे कम प्रवाहित होती है झारखंड में। सबसे कम झारखंड में 85 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 85 किलोमीटर। और जिले का नाम है, जिले का नाम है साहेबगंज। साहेबगंज, साहेबगंज जिला है। यहां से गंगा नदी इसके बाद बांग्लादेश में प्रवाहित हो जाए, सॉरी पश्चिम बंगाल में चली जाती है। इसका एकमात्र जिला है और सबसे कम यहाँ प्रवाहित होती है, 85 किलोमीटर। सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है 1100 किलोमीटर। कितना? 1100 किलोमीटर। 1100 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है। और उत्तर प्रदेश में अगर पूछी जाए कहां कहां प्रवाहित होती है, तो उत्तर प्रदेश के बेटा 2 जिलों में सबसे पहले आती है। पहला जिला है बिजनौर, बिजनौर, और अंतिम जिला है बलिया। कौन सा जिला है? बलिया। और बिजनौर से बलिया तक उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में गंगा नदी प्रवाहित होती है। कितने जिलों में प्रवाहित होती है? तो बिजनौर से बलिया तक उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में गंगा नदी प्रवाहित होती है। ये था गंगा नदी का हल्की सी जानकारी कि गंगा नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है। इसके बाद पश्चिम बंगाल के बाद गंगा नदी फिर पश्चिम बंगाल में 2 भागों में बढ़ती है। 2 भागों में इसका नाम फिर से, एक नाम भागीरथी हो जाता है और दूसरा नाम हुगली हो जाता है। हुगली पश्चिम बंगाल की ओर चली जाती है। आगे इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इतना, नदी कितनी है? एक। नदी कौन सी है? एक, गंगा। कितने देशों में प्रवाहित होती है? तो 2 देशों में प्रवाहित होती है, भारत और बांग्लादेश। भारत के कितने राज्यों में प्रवाहित होती है? तो 5 राज्यों में प्रवाहित होती है। कौन कौन से राज्य हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। ये 5 राज्य हो गए उत्तर प्रदेश के, सॉरी इंडिया के। उसके बाद बांग्लादेश में चली जाती है। सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए गंगा नदी किस राज्य में प्रवाहित होती है, तो सबसे ज्यादा गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है 1100 किलोमीटर। उसके बाद सबसे कम अगर पूछा जाए तो झारखंड में प्रवाहित होती है 85 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 85 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का पहला जिला बिजनौर है और दूसरा जिला बलिया है। बिजनौर के भी, और बिजनौर में अगर बात करी जाए तो बिजनौर में एक स्थान है गढ़मुक्तेश्वर।
गढ़मुक्तेश्वर से गंगा नदी प्रवेश करती है भारत में। शिव जी का स्थान है, शिव जी का मंदिर है गढ़मुक्तेश्वर में। वहां से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में एंटर करती है और अंतिम जिला जो है गंगा नदी का वो है बलिया। कौन सा जिला है? बलिया, जिसको बागी बलिया कहा जाता है। यहाँ से गंगा नदी कहाँ प्रवेश कर जाती है? बिहार में प्रवेश कर जाती है। अब अगर बात करी जाए कि बांग्लादेश में जाने से पहले गंगा 2 धाराओं में बढ़ती है। कितने धाराओं में? 2 धाराओं में। ये है आपका, मान लीजिए बांग्लादेश, ये बांग्लादेश है और यहाँ पर आने से पहले गंगा 2 धाराओं में बढ़ जाती है। एक धारा को हम लोग हुगली कहते हैं। क्या कहते हैं? हुगली। और एक धारा को हम लोग कहते हैं भागीरथी। इसको भागीरथी कहते हैं, भागीरथी। जैसे ही ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है इसका नाम पद्मा हो जाता है। क्या हो जाता है? पद्मा। क्या हो जाता है? इसका नाम पद्मा हो जाता है। अब बस एक बार गंगा नदी के नामों के बारे में और चर्चा कर लें, फिर हम लोग आते हैं गंगा नदी के मैप पर। चलिए आइए तो जल्दी से नाम पे चर्चा हो जाए एक बार कि गंगा नदी के नाम कितने हैं। तो भैया गंगा नदी के नाम आप लोगों को पता होंगे। नाम कहाँ लिखे जाए गंगा नदी के? चलिए नेक्स्ट स्लाइड में लिख लेते हैं। गंगा आपको बताया मैंने 2 देशों में प्रवाहित होती है। गंगा 2 देशों में प्रवाहित होती है, भारत और बांग्लादेश। इन 2 देशों में इसको कई सारे नामों से जाना जाता है। भारत में सबसे पहला नाम इसका भागीरथी, भागीरथी, हर कोई जानता है इस नाम को, भागीरथी। उसके बाद गंगा तो इसका नाम है ही, गंगा लिखने की जरूरत नहीं है। एक नाम इसका है जानवी। जानवी इसको कन्नौज में कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है? तो कन्नौज में इस नदी को जानवी कहा जाता है। इसको जानवी कहा जाता है? गंगा को। आगे चल के बांग्लादेश में इसका नाम पद्मा हो जाता है। क्या हो जाता है? पद्मा। और बाद में इसका नाम मेघना हो जाता है। क्या हो जाता है? मेघना हो जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन गंगा, जिसमें 99% लोग आंसर गलत करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा पद्मा। क्या आंसर होगा? पद्मा। बाद में आपसे पूछा जाएगा कि ब्रह्मपुत्र मिलने के बाद गंगा का नाम क्या होता है, तो 99% लोगों का आंसर मेघना आता है। क्या आता है? मेघना, जो कि बेटा गलत है। क्या है? गलत है। गंगा में ब्रह्मपुत्र मिलने के बाद गंगा का नाम मेघना नहीं होता है, पद्मा ही रहता है। क्या रहता है? पद्मा ही रहता है। अब मेघना इसको कब कहा जाता है, तो एक नदी है मेघना या बराक। कौन सी नदी है? बराक। बराक नदी आकर जब गंगा में मिलती है तब इस नदी का नाम क्या बनता है? मेघना बनता है। क्या नाम बनता है? मेघना नाम बनता है। तो ये थी गंगा के बारे में कुछ हल्की सी जानकारी जो लगभग आप लोगों को पता होगी। अब चर्चा करते हैं गंगा की मैप के बारे में कि गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, कैसी कैसी हैं। तो आज सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे गंगा की बाएं छोर की सहायक नदी। तो सबसे पहले तो हमारे जहन में सवाल ये आना चाहिए कि किसी भी नदी का बायां छोर और दायां छोर कैसे देखा जाता है। किसी भी नदी का बायां छोर और दायां छोर कैसे देखते हैं? तो नदी का जल जिस ओर प्रवाहित हो रहा हो उस ओर आप मुख करके खड़े हो जाइए। आपको पता है गंगा नदी का जल पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होता है। तो अगर हम लोग इस ओर मुख करके खड़े हैं तो ये लेफ्ट हैंड और ये राइट हैंड, तो ये बाएं छोर की सहायक नदियाँ और ये दाएं छोर की सहायक नदियाँ, ठीक है। अगर इस ओर से जो नदियाँ आएंगी वो बाएं छोर की, इस ओर से जो नदियाँ आएंगी वो बाएं छोर की, इस ओर से जो नदियाँ आएंगी वो दाएं छोर की, ठीक है। अब बायां और दायां तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग गंगा नदी की सहायक नदियाँ।
उसके मैप के बारे में पढ़ते हैं, गंगा के मैप के बारे में पढ़ते हैं। देखिए यहाँ से भागीरथी और अलकनंदा दो निकली, ये है भागीरथी, भागीरथी और ये है अलकनंदा, अलकनंदा। अब ये नदी बन गई हमारी गंगा नदी। कौन सी नदी बन गई? गंगा नदी बन गई। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बाएं छोर की नदियां पढ़ेंगे। कौन सी नदियां पढ़ेंगे? तो बाएं छोर की सहायक नदियां हम लोगों को सबसे पहले पढ़नी है। और गंगा की सबसे प्रमुख बाएं छोर की जो सहायक नदी है उसका नाम है, सबसे पहली नदी उसका नाम है रामगंगा। क्या नाम है? रामगंगा। और कहाँ से निकलती है ये नदी? तो मेरे प्यारे दोस्तों ये नैनीताल से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नैनीताल से। इस नदी का नाम क्या है? रामगंगा। कौन सी नदी है ये? रामगंगा। रामगंगा नदी कहाँ से निकलती है? नैनीताल से निकलती है। और गंगा में अगर पूछा जाए मिलती कहाँ पर है, तो गंगा में ये जो मिलन बिंदु है इसका, ये गंगा में, रुक जाइए ट्रेन निकल जाने दीजिए। तो गंगा में ये हरदोई के प्रतिमुख कन्नौज में मिलती है जाके। कहाँ मिलती है? कन्नौज में जाकर मिलती है। हरदोई के प्रतिमुख यानी कन्नौज के प्रतिमुख हरदोई में मिलती है। वैसे कई किताबों में आपको कन्नौज लिखा हुआ मिलेगा। तो पहली सहायक नदी कौन सी हुई? रामगंगा। रामगंगा के बाद, इतना जोर मच रहा है, रामगंगा के बाद इसकी दूसरी सबसे सहायक नदी है जिसका नाम है गोमती। क्या नाम है? गोमती। गोमती नदी है। और गोमती नदी अगर पूछा जाए कि कहाँ मिलती है, तो गोमती नदी आपकी गाजीपुर में मिलती है। कहाँ मिलती है? गाजीपुर। गोमती नदी गंगा से कहाँ पर मिलती है? तो गाजीपुर में मिलती है। अच्छा, गोमती नदी की खास बात यह है, गोमती नदी कहाँ से निकलती है? तो फुलहर झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है? फुलहर झील से निकलती है। और गोमती नदी की सबसे खास बात यह है कि ये एकमात्र ऐसी नदी है जो स्थल खंड से निकलती है। बाएं छोर से गंगा की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो स्थल खंड से निकलती है। कहाँ से निकलती है? स्थल खंड से निकलती है। तो ये इस नदियों को थोड़ा गाढ़ा कर दें। अब आपको आसानी से दिख रहा होगा। तो गोमती नदी कहाँ से निकलती है? फुलहर झील से निकलती है। और फुलहर झील कहाँ पर है? तो फुलहर झील हमारी पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। बरेली से लगभग 200 किलोमीटर आगे पड़ता है पीलीभीत, वहां पर। गोमती के बाद एक इसकी सहायक नदी है जिसका नाम है घाघरा। क्या नाम है? घाघरा। अब घाघरा कहाँ पर मिलती है गंगा से? तो घाघरा मिलती है छपरा में। कहाँ मिलती है? छपरा में। कौन सी नदी है? घाघरा। घाघरा। और ये कहाँ से निकलती है? तो घाघरा हमारी निकलती है मापचा चुंग ग्लेशियर से। कहाँ से? मापचा चुंग ग्लेशियर से। मापचा चुंग ग्लेशियर से हमारी घाघरा नदी निकलती है। घाघरा नदी को नेपाल में कर्णाली के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? तो कर्णाली के नाम से जाना जाता है। इसको यहाँ लिख लीजिए, कर्णाली। कर्णाली। कर्णाली नदी के नाम से जाना जाता है घाघरा को। अच्छा, घाघरा की भी दो सहायक नदियां हैं। खुद घाघरा की दो सहायक नदियां हैं। घाघरा की सहायक नदियां किससे बनाई जाए? तो रेड कलर से बना देते हैं। घाघरा की एक सहायक नदी है जिसका नाम है शारदा। क्या नाम है? शारदा।
एक सहायक नदी है जिसका नाम है राप्ती। क्या नाम है? राप्ती। इसका नाम है शारदा और इसका नाम है राप्ती। राप्ती। शारदा नदी, अभी आपको पता है भारत और नेपाल के बीच में जो विवाद चल रहा था, काला पानी विवाद, वो शारदा नदी की वजह से ही था। जैसा कि आपको पता है, एक रफली मैप हम लोग बना लेते हैं भारत का, छोटा सा रफली मैप बना लेते हैं। ज्यादा खतरनाक बन गया है ये। अब बनाते हैं अच्छा सा मैप। ये है आपका, देखिए नेपाल। क्या है? नेपाल। तो शारदा नदी को नेपाल में काली नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काली नदी। जिस समय अंग्रेजों का यहाँ पर शासन था, तो यहाँ पर नेपाल में गोरखा लोग पाए जाते हैं। कौन से लोग पाए जाते हैं? गोरखा। तो काली नदी एक तो यहाँ से निकलती है, एक काली नदी की धारा यहाँ से निकलती है और एक काली नदी की धारा यहाँ से निकलती है। 3 धाराएं मिलती हैं। तो गोरखाओं ने क्या किया था? सतलज के मैदान तक युद्ध जीत लिया था और वहां तक पूरा कब्जा कर लिया था। अंग्रेज क्या कर रहे थे? उसी समय में धीरे धीरे पूरे भारत पे कब्जा कर रहे थे। जब अंग्रेज पहुंचे तो अंग्रेजों ने कहा कि ऐसा है भैया नेपालियों, आप लोग अपने देश में सीमित हो जाइए और आपकी जो बाउंड्री रहेगी वो काली नदी से लेकर मेची नदी तक रहेगी। कहां तक रहेगी? मेची नदी तक। मेची नदी महानंदा की सहायक नदी। किसकी सहायक नदी है? महानंदा की सहायक नदी। अभी गंगा की अंतिम सहायक नदी पढ़ेंगे हम लोग, महानंदा। तो मेची महानंदा की सहायक नदी है। अब हुआ क्या? अंग्रेजों के लिए काली नदी ये थी क्योंकि अंग्रेजों को ज्यादा जमीन चाहिए थी इधर। अब जब आजाद हो गया उसके बाद ये जो संधि हुई, इस संधि का नाम था सुगौली की संधि। कौन सी संधि थी? सुगौली की संधि। सुगौली की संधि 1816 समथिंग, 1816 या 17 में हुई थी सुगौली की संधि। अच्छे से मुझे याद नहीं आ रहा, मैं बता दूंगा आपको बाद में। सुगौली की संधि हुई थी अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच में। अब इनके लिए नेपाल ने कहा कि भैया काली नदी ये नहीं है, काली नदी ये है। कौन सी है? ये है। तो इसमें हमारा पिथौरागढ़ आप लोग जानते हैं, नैनीताल के पास वाला क्षेत्र है। पिथौरागढ़ वाला क्षेत्र पूरा कहाँ जा रहा है? नेपाल में जा रहा है और वास्तविकता में ये नेपाल का ही था। ठीक है, चलिए इस पे जब अलग से चर्चा करेंगे, जब भूगोल को हम लोग करंट में जोड़ के पढ़ेंगे तब अच्छे से पढ़ेंगे। तो घाघरा की 2 सहायक नदियां हुई भैया, कौन कौन सी? शारदा और राप्ती। शारदा को काली नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काली नदी भी कहा जाता है, सरयू नदी भी कहा जाता है। शारदा और राप्ती का संगम बहराइच में होता है। कहाँ होता है? बैराम घाट बहराइच में होता है। घाघरा कहाँ मिलती है? छपरा में मिलती है। ठीक है, इसके बाद घाघरा के बाद एक नदी आती है गंगा की सहायक नदी, जिसका नाम है गंडक। कौन सी नदी है? गंडक। अच्छा, घाघरा की एक और खास बात जान लीजिए कि घाघरा गंगा की बाएं छोर की सबसे लंबी सहायक नदी है। गंगा की बाएं छोर की सबसे लंबी सहायक नदी है और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। अगर आपसे जनरली पूछ दिया जाए कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो आपका आंसर यमुना निकलेगा। क्या निकलेगा? यमुना। ये गलत है। यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, ना कि सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, अगर विश्व के सापेक्ष में ऐसे ही पूछा जाए कि विश्व की सबसे लंबी नदी, तो आंसर नील। विश्व की सबसे बड़ी नदी, तब भी आंसर नील होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से, लेकिन नहीं। तब आंसर हमारा क्या होगा? अमेजन नदी। अमेजन नदी की लंबाई 6900 किलोमीटर लगभग है और नील नदी की लंबाई लगभग 7100 किलोमीटर है, 7000 किलोमीटर है। लमसम थोड़ी बहुत 20 से 30 किलोमीटर का अंतर है दोनों की लंबाइयों में, लेकिन छोटी है। अगर एक कदम भी छोटी हो तो छोटी मानी जाएगी। हाँ, अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा अगर
नदी अपवाह तंत्र है किसी का तो वो अमेजन नदी का है, क्योंकि अमेजन नदी कर्क रेखा विषुवत रेखा के पैरेलल बहती है और विषुवत रेखा में वर्षा अधिक होती है। लाखों सहायक नदियां हैं इसकी, लाखों। जब आप मैप पे देखेंगे अमेजन नदी का मैप तो आप पहचान नहीं पाएंगे कितनी सहायक नदियां हैं उसकी। सहायक नदियों की ढेर सारी सहायक नदियां। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र अगर किसी का है तो वो किसका है? अमेजन नदी का है। सबसे ज्यादा जल प्रवाहित करके ले जाती है कौन सी नदी? अमेजन नदी। ऐसे ही गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? घाघरा। और घाघरा गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी होने के साथ साथ घाघरा में यूपी में, उत्तर प्रदेश में चिल्हारी घाट पुल बना है। उत्तर प्रदेश में चिल्हारी घाट पुल बना है। चिल्हारी घाट, ये बहराइच में पड़ता है। बहराइच और सीतापुर के बॉर्डर पर है और ये लगभग 6 किलोमीटर का है पुल। 6 किलोमीटर लंबा पुल है। यूपी में सड़क को पार करने वाला सबसे बड़ा पुल यही है। कौन सा पुल? चिल्हारी घाट का पुल है। ये सबसे बड़ा पुल है। ये घाघरा नदी पर निर्मित है। कहां पर निर्मित है? घाघरा नदी पर निर्मित है। ठीक है, तो ये गंगा की सहायक नदी थी घाघरा। अब इसके बाद कौन सी सहायक नदी आई हमारी? गंडक। कौन सी है? गंडक। गंडक कहाँ मिलती है? तो गंडक भैया हमारी सोनपुर में मिलती है। कहाँ मिलती है? सोनपुर में। कई किताबों में आपने भागलपुर जनपद देखा होगा, लेकिन एनसीईआरटी में आपको सोनपुर मिलेगा। और ये कहाँ निकलती है? तो ये नेपाल हिमालय से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नेपाल हिमालय से निकलती है। गंडक यूपी और बिहार की सीमा बनाती है। कुछ दूरी तक यूपी और बिहार की सीमा पे प्रवाहित होती है। गंडक के बाद इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है बूढ़ी गंडक। कौन सी सहायक नदी है? बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक ये कहां से निकलती है? तो ये भी नेपाल हिमालय से निकलती है। ये भी नेपाल हिमालय से निकलती है। और मिलती कहां पर है? तो ये मिलती है सोनपुर के बाद चले जाइए कहां पर? बेगूसराय। बेगूसराय आपने मूवी देखी होगी गैंग्स ऑफ वासेपुर, उसमें बेगूसराय दिया होता है, लखीसराय दिया होता है। जिलों के बारे में चर्चा है, बेगूसराय, लखीसराय। तो ये बूढ़ी गंडक कहाँ मिलती है? जाके बेगूसराय में मिलती है, नेपाल हिमालय से ही निकलती है। ठीक, इसके बाद इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है जिसका नाम है कोसी। क्या नाम है? कोसी। इस बेचारी को इतना कोसा जाता है कि इस नदी का नाम पड़ गया कोसी। क्या नाम पड़ गया? कोसी। और ये कहां से निकलती है? तो ये निकलती है तिब्बत में, तिब्बत के ग्लेशियर से। तिब्बत से कहां से निकलती है? तिब्बत से। और मिलती कहां पर है? तो काढ़ा गोल में। कहां मिलती है? काढ़ा गोल, या इसी का नाम है बेटा कुर्सेला। क्या नाम है? कुर्सेला। काढ़ा गोल कुर्सेला में मिलती है। अच्छा, तिब्बत में इसको सप्तकोशी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सप्तकोशी कहा जाता है, क्योंकि तिब्बत में 7 धाराएं आकर मिलती हैं। अरुणकोशी, सनकोशी, समकोशी, ये धाराएं हैं। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सप्तकोशी कहा जाता है। नेपाल में इसको त्रिवेणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिवेणी कहा जाता है, क्योंकि 3 धाराएं आकर मिलती हैं। और भारत में जैसे ही आती है तो इस नदी का नाम क्या हो जाता है? कोसी हो जाता है। भारत की सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी, बिहार का शोक। अब तो खैर नहीं रह गया बिहार का शोक, क्योंकि इस पर एक जिला है बिहार से लगा नेपाल से लगा हुआ बिहार का हनुमानगंज। हनुमानगंज जिले से एक नहर निकाली गई है जिसका नाम है कोसी नहर परियोजना। कई सारी नहरें परियोजना बना दी गई हैं। जैसे क्या होता है, नदी है, अब अगर पानी आएगा तो केवल इसी नदी में आएगा। अब इसके साथ आप क्या करिए, इसमें कई सारी नहरें निकाल दीजिए, कई सारी
नहरें निकाल दीजिए। अब जब बाढ़ आएगी तो पानी इधर खोल देंगे, और ज़्यादा बचेगा तो इसको भी खोल देंगे, और ज़्यादा बचेगा तो इसको भी, सारी नहरों को खोल दिया जाएगा तो मुख्य नदी में ज़्यादा बाढ़ नहीं आ पाती, पानी पर्याप्त हो जाता है। ठीक है, तो यही कारण है कि अब कोसी बंगाल का शोक नहीं रह गई है। जैसे पश्चिम बंगाल का शोक, बिहार का शोक नहीं रह गई, जैसे पश्चिम बंगाल का शोक का किसे कहा जाता था, दामोदर नदी को कहा जाता था। लेकिन अब वो पश्चिम बंगाल का वरदान है कि पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करके देती है दामोदर नदी घाटी परियोजना। ठीक है, बताएंगे, अभी चर्चा करेंगे जब दामोदर नदी के बारे में, तब उसको बताएंगे हम लोग। तो कोसी नदी कहाँ से निकलती है, तिब्बत से निकलती है। अच्छा, कई किताबों में हमने गोसाईनाथ की चोटी देखा होगा, गोसाईनाथ की चोटी, तो गोसाईनाथ भी आप लोग याद कर सकते हैं। कोसी के बाद इसकी अंतिम सहायक नदी है जिसका नाम है महानंदा। क्या नाम है, महानंदा, और यही वो नदी है महानंदा। महानंदा नदी कहाँ से निकलती है, तो ये भी नेपाल से निकलती है। ठीक है, अब ये मिलती कहाँ पर है, तो मिलने वाला स्थान दोस्तों यहाँ पर है, लिख देते हैं, कम जगह बची है। गेदावरी नामक एक स्थान है, गेदावरी नामक एक स्थान है, यहाँ से ये निकलती मिलती है गंगा में, बांग्लादेश और भारत की सीमा पर। कहाँ पर मिलती है, बांग्लादेश और भारत की सीमा पर मिलती है। तो ये है गंगा की बाएं छोर की सभी सहायक नदियाँ। कौन से छोर की सहायक नदियाँ हैं, ये सब बाएं छोर की सहायक नदियाँ हैं। ये इनके उद्गम स्थान है, नैनीताल से निकलती है, एक फुल्लर झील से निकलती है, ये मापचा चुंग से निकलती है, ये नेपाल हिमालय से निकलती है, ये भी नेपाल हिमालय से निकलती है। ये गोसाईनाथ की चोटी से मिलती कहाँ पर है, तो ये एक कन्नौज में मिलती है, एक गाजीपुर में मिलती है, एक छपरा में मिलती है, एक सोनपुर बिहार में मिलती है, एक बेगूसराय में, एक काढ़ा कुर्सेला में, और एक गेदावरी नामक स्थान पर। तो इसकी कौन कौन सी नदियाँ आपको याद रखनी है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा। ये 7 नदियाँ आपको याद रखनी हैं। बाएं छोर की सभी प्रमुख सहायक नदियाँ आपकी निपट गई हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इससे ज़्यादा नदियाँ नहीं पूछी जाती। अभी हम लोग मैप पे चर्चा कर रहे हैं, इसके क्वेश्चंस पे भी चर्चा करेंगे, बिल्कुल विस्तृत रूप से हम लोग पढ़ेंगे, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ज्योग्राफी आपको ऐसी पढ़ा दूंगा, यहीं रटा दूंगा। ज्योग्राफी आप लोग यहीं आराम से याद कर लेंगे। क्यों निकल जा रहे हो भैया बार बार, ठीक है। तो अब थोड़ी काम की भी बात हो जाए। जैसा कि आपको पता है, मैं कई बार चर्चा कर चुका हूँ, कलर चेंज कर लें, 94 52 68 68 61 ये मोबाइल नंबर है। इस पे आपको गूगल पे करना है और 7985 746606 इस पे आप स्क्रीनशॉट भेजिएगा या मुझे फ़ोन करके बता दीजिएगा कि सर गूगल पे हो चुका है। अपना नंबर मुझे दे दीजिएगा, मैं आपको पेड बैच में जोड़ दूंगा। फीस है मात्र 599 रुपये, जिसमें आपको रीजनिंग प्लस जियोग्राफी दोनों मिलेगा और 4 से 5 महीने का सिलेबस है विद प्रैक्टिस सेट, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे आपको, डेली पीडीएफ मिलेगी आपको। अभी आप लोग कह रहे होंगे कि सर पीडीएफ नहीं मिल रही है, तो अभी पीडीएफ देने लगेंगे नहीं। जैसे ही एडमिशन स्टॉप हो जाएंगे, आप लोगों का ग्रुप बन जाएगा, उसके बाद आपको डेली पीडीएफ मिलती रहेगी, रीजनिंग के हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंचाएं, सभी लोगों को शेयर करें, और अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सभी लोगों को शेयर करें और जितना जल्दी से जल्दी हो सके एडमिशन ले लीजिए आप लोग, ताकि आपकी सारी क्लासेस सुचारू रूप से चलती रहें। अगर कोई समस्या है तो आप 9798574606 इस पर कॉल करके मुझसे अपनी सारी क्वेरीज पूरी कर सकते हैं।
चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। स्टे ट्यून विद अस, बाय बाय।